बच्चों, सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपको पढ़ाने जा रहे हैं। विश्व इतिहास में क्रांति आई और आधुनिक विश्व की रचना में 3 घटनाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया। पहली घटना फ्रांसीसी क्रांति। ये 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, और यह व्यवस्था मानव अधिकारों पर आधारित थी, जिसमें सबको एक समान अधिकार मिले, हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सके, और यही सोच राजनीति का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी। दूसरी घटना यूरोप में समाजवाद का आगमन, और ये रूसी क्रांति के रूप में हुई, जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया कि क्या किसान भी चाहने लगे कि हमें भी आर्थिक रूप से, और मजदूर भी, कि हमें भी आर्थिक रूप से समानता मिलनी चाहिए। तीसरी घटना नासीवाद का उदय, और यह घटना जर्मनी में हिटलर के उदय, उसकी तानाशाही का परिणाम थी। नासीवाद ने अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस तरह से हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई। आधुनिक राष्ट्र किस तरह अस्तित्व में आया, किस तरह लोग खुद को एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ मानने लगे। एक राष्ट्र से जुड़ाव का भाव एक समय के बाद ही विकसित हुआ था। इसी इतिहास को समझने के लिए ये समझना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार कैसे उपजा, किस तरह भूभागों को एकजुट किया गया और राष्ट्रीय सरकारें बनाई गईं। यह दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत सारे युद्ध और क्रांतियाँ हुईं। यूरोप में राष्ट्रवाद लाने का पहला प्रयास सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाकर के किया। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, और इन चित्रों में पहला चित्र ये दर्शाता है कि यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं, और दूसरी लाइन में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र, और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, यानी जो राजतंत्र व्यवस्थाएं थीं अब वो अवशेष के रूप में नीचे पड़ी हुई हैं। सोरियू के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, और ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। 19वीं सदी के दौरान विश्व में राष्ट्रवाद की इस भावना ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन केंद्रीय शक्ति अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, यानी कि जनता का शासन बना रही थी।
नए शब्द समझाएं निरंकुशवाद। जैसे निरंकुशवाद का अर्थ है निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ये शासन व्यवस्थाएं अत्यंत केंद्रीकृत, यानी शासन की संपूर्ण शक्ति कुछ विशेष लोगों के हाथ में होती है। सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं निरंकुशवाद वाली। अब अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र क्या है ये अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। इसको समझते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान राष्ट्र की अपनी समझ प्रस्तुत किया। बाद में यही व्याख्यान एक निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। रेनन के अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है और उसका रोज होने वाला जनमत संग्रह। अब समझिए जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह का मतलब है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना। तो इस प्रकार से ये जो है इतना मैंने आज के लिए आपको समझाया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।